हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज से हम एक नए सीरीज़ की आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि इतिहास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मुग़ल साम्राज्य हम पूरा कवर करेंगे, सभी पार्ट के माध्यम से इसको कवर करेंगे। हम देखेंगे कि मुग़ल भारत में नींव कैसे पड़ी मुग़लों की, बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक कौन कौन से राजा थे, क्या क्या काम किया इन्होंने, इनकी स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, जीवन शैली, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 1, भारत में मुग़ल की नींव और बाबर का अभियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आज का जो सेशन होगा हम उसमें देखेंगे कि भारत में मुग़ल सत्ता की नींव कैसे पड़ी, बाबर कौन था, बाबर का परिवार, इसका राज्याभिषेक, युद्ध अभियान, बाबर की उपाधि, उसकी आत्मकथा, इसकी मृत्यु कब हुई, और मैंने लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली हुई है उसको भी हम कवर करेंगे। तो अब देखते हैं भारत में मुग़ल सत्ता की नींव। साधारण शब्दों में कहें तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत होती है जब इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का तीसरा शासक था, लोदी वंश का जब तीसरा शासक जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, इब्राहिम लोदी, उनके जो चाचा थे आलम खान, वास्तव में आलम खान और इब्राहिम लोदी के बीच कटु संबंध थे। और एक और थे राजा जो कि मेवाड़ के राजा थे, राणा सांगा। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों के बीच कटु संबंध थे। मेन रीज़न ये था कि जब खतौली का युद्ध हुआ 1517-1518 में ग्वालियर के निकट इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जब इस युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला तो राणा सांगा आखिरकार चंदेरी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर था, इब्राहिम लोदी अभी दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। अब उनके जो चाचा थे आलम खान, वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी अपदस्थ हो जाए दिल्ली की गद्दी से और मैं बैठ जाऊं दिल्ली की गद्दी में, अगला शासक लोदी वंश का बन जाए आलम खान, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब यहाँ बाबर की एंट्री होती है। जब इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था तो आलम खान क्या करता है कि अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास भेजता है और इस संदेश के माध्यम से भेजता है कि उसमें लिखता है कि आप भारत पर आक्रमण करें, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करें और इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ करके मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दो। अब बाबर के पास खुला मौका था, क्योंकि एक ओर आलम खान का निमंत्रण प्राप्त हो चुका था, दूसरी ओर मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। जब बाबर आया भारत में तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास बाबर के कंपेयर में बहुत बड़ी सेना थी, उसके पास हाथी थे, घुड़सवार थे, न जाने कितने पैदल सैनिक थे, लाखों। इसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसका मेन कारण है कि इस युद्ध में बाबर तुलगमा पद्धति का यूज करता है। अब तुलगमा पद्धति है क्या, इसको समझते हैं। ये जो तुलगमा पद्धति है ये मध्य एशिया से प्रारंभ होता है। जब 1501 में एक युद्ध हुआ था, सवैनी खान ने जब बाबर को पराजित किया था सर ए पुल्क युद्ध में, तो सवैनी खान ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का ही यूज किया था। और फिर उसके बाद इस युद्ध पद्धति का यूज बाबर करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। मेन तो ये हो जाता है कि तुलगमा पद्धति के बाद और सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सैनिक नियंत्रण हो गया, उसका जो विशाल तोपखाना था जिसका नियंत्रण उस्ताद अली करता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब मुग़ल सत्ता की नींव पड़ चुकी थी भारत में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि बाबर कौन था, बाबर का परिवार के बारे में। तो 24 फरवरी 1483 को फरगना, जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर का राज्याभिषेक देखते हैं तो बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। अब यहाँ देखने वाली बात हो जाती है कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वो बाबर ही था। बाबर का जो वंशज में अगर देखा जाए तो पहला शासक बाबर ही था और बाबर के बाद फिर अकबर, शाहजहाँ बाद में फिर बादशाह की पदवी धारण करते हैं, क्योंकि तैमूर शासक में इससे पहले कोई किसी ने बादशाह की पदवी धारण नहीं किया था। अब बाबर के युद्ध अभियान के बारे में देख लेते हैं।
जो बाबर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था उसने 22 साल में काबुल, जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर अधिकार कर लिया था और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत की पहली लड़ाई देखते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है क्योंकि सैनिक नियंत्रण था बाबर के पास, तुलगमा पद्धति का यूज किया था, उसके पास विशाल तोप खाना था जिसका नेतृत्व उस्ताद अली करता था और उसके पास बंदूक का भी खाना था जिसका नेतृत्व मुस्तफ़ा करता था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का जो युद्ध होता है वो होता है 17 मार्च 1527 में। अब यहाँ बात देखने वाली ये होती है कि राणा सांगा के साथ होता है विश्वासघात, क्योंकि राणा सांगा भी उनमें थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। राणा सांगा यही चाहते थे कि इब्राहिम लोदी जो है वो अपदस्थ हो जाए दिल्ली की गद्दी से, लेकिन अब यहाँ होता है उल्टा। जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो उसके बाद उसके जस्ट एक साल बाद ही बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर देते हैं और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और जब 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में जब विजय मिलती है बाबर को, तो बाबर ने फिर गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत होती है। अब ये मेदिनी राय है कौन? मेदिनी राय जो है वो चंदेरी का शासक था और मेदिनी राय ने राणा सांगा की मदद की थी खानवा के युद्ध में। अब जब बाबर यहाँ आक्रमण करता है तो इस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, अशोकनगर में। अब आगे बढ़ते हैं, घाघरा का युद्ध देखते हैं। घाघरा का जो युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत होती है। तो ये बाबर ने कॉन्टिन्यू 4 युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी जिसमें बाबर की जीत होती है। फिर उसके एक साल बाद 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर की जीत होती है इसमें। 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर, फिर से बाबर की जीत होती है। फिर उसके बाद 1529 अफगान और बाबर के बीच, तो इसमें भी बाबर की जीत होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बाबर की आत्मकथा के बारे में। तो तुजुक-ए-बाबरी में बाबर ने अपनी अद्भुत साहित्यिक क्षमता, प्रकृति प्रेमी और रुचि का परिचय दिया है। बाबर ने इसमें अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार में लिखा है। तुजुक-ए-बाबरी जो है वास्तव में बाबर ने लिखा था और ये तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में फिर बाबर के जो पोते हैं अकबर ने 1583 में, जो कि हुमायूं का बेटा है अकबर, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तुजुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। ये जो पुस्तक है भारत की 1504 से 1529 तक की राजनीतिक तथा प्राकृतिक स्थिति पर वर्णनात्मक प्रकाश डालती है। बाबर ने इसमें बहुत सारे चित्रों का अंकन किया है कि भारत की जो जलवायु कैसी है और वो प्रकृति के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, उसके बारे में उसने लिखा है। तो ये बाबर की आत्मकथा थी जिसको बाबर ने लिखा है तुर्की भाषा में। अब आगे देखते हैं बाबर की मृत्यु। तो 48 साल में 27 सितंबर में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु होती है। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल अफगानिस्तान में ले गया, फिर उसके बाद वहाँ जहाँ आज भी उसका मकबरा बना हुआ है। अब यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म होता है। हमने जाना कि बाबर कौन था, भारत में मुगल सत्ता की नींव कैसे पड़ी। अब हम लगाएंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सरल और दूसरा है कठिन। सरल में 10 क्वेश्चन है, कठिन में 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, ये तो बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की भाषा थी। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कथन तो बिल्कुल सही है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन मुगल दरबार की जो राजभाषा है वो तुर्की नहीं थी, मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी। तो यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप
क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। क्षेत्र की स्थापत्य कला में जो गुम्मद उसको बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। अब हमें देखना कि इनमें से कौन सा कथन सही है, और केवल ए और बी, केवल सी, केवल ए और सी, या ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, क्योंकि बाबर के आने से पहले उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग शुरू हो चुका था, और यहाँ पर जो मेहराब और गुम्मद वो पहले से बनना स्टार्ट हो गए थे। तो केवल सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्पों का चयन कीजिए। पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, या चंदेरी का युद्ध 1530। पानीपत का पहला युद्ध तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इब्राहिम लोदी पराजित होता है 1526 में। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ हुआ था 1529 में, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर को भारत पर आमंत्रण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, दुर्व्यवहार किया और उन्हें देश निकाला की सजा दे दी। ऑप्शन सी, दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, उनके पिता थे। ऑप्शन डी, पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी की व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे, क्योंकि आलम खान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार चाचा थे उनके। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो बाजावर की जो लड़ाई है, तो बाजावर की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1518, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1516, या ऑप्शन डी 1523। तो बाजावर की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1518 में। तो ये कठिन प्रश्नों की सीरीज़ थी। अब हम देखते हैं सरल प्रश्नों की सीरीज़ में। सबसे पहले देखेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 1484 में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। फिर आगे बढ़ते हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था 1494 में। फिर आगे बढ़ते हैं। बाबर के बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि पद धारण की थी 1507 में। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। फिर आगे बढ़ते हैं कि बाबर के पुत्रों में इनमें से कौन नहीं था? तो आरिफ नहीं थे। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया था। और बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि बाबर की उदारता के कारण। तो ये हमारा आज का सेशन एंड होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।